हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल शविस्ता नफीस पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1848 टू 1817 तक में, यानी इटली के एकीकरण की यहाँ पे बात हो रही है। तो इटली के एकीकरण से पहले भी मैंने नेपोलियन थर्ड की फॉरेन पॉलिसी एंड होम पॉलिसी भी डाल दी थी, नेपोलियन थर्ड की जो थी, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा तो सीरियल वाइज सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इटली के एकीकरण के बारे में। तो इटली की स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय एकीकरण के लिए असंख्य देशभक्तों ने अपने अमूल्य जीवन की आहुति दी थी। यानी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक ही राष्ट्र की बात नहीं हो रही है, हर राष्ट्र के लोग जितने भी देशभक्त हैं, यानी इटली के जो जितने भी मतलब यहाँ पे इटली के जो देशवासी थे उन्होंने राष्ट्रीय और राष्ट्रीय की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय के एकीकरण के लिए पूरी तरह से जीवन की आहुति दे दी थी। यानी मेजनी ने इटली की आत्मा यानी मेजनी मेजनी को समझ ली इटली की आत्मा हो कहा जाता है, और कैवूर ने मस्तिष्क की, और गैरीबाल्टी तथा विक्टर इमोनियल द्वितीय ने शरीर बनकर अपनी मातृभूमि इटली पराधीनता की जंजीरें काट डाली और देश के एकीकरण का कार्य को संपूर्ण किया। यानी इन्होंने ये चार लोगों ने मिलकर इटली के एकीकरण के लिए पूरा हाथ था इनको, मतलब पूरी तरह से इन्होंने ये चारों लोगों ने मिलकर ही इटली के एकीकरण लिया, मतलब इटली का एकीकरण हो गया था। तो इन चारों लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इटली के एकीकरण की मतलब दिशा के जो प्रमुख कार्य थे तो वो कार्य में क्या थे, तो इटली के एकीकरण का कार्य अनेक प्रयासों के माध्यम से पूरा हो सका। इटली के राष्ट्रवादियों के स्थान पर कार्बोनरी नामक गुप्त समिति स्थापित की गई। यानी कार्बोनरी नामक जो थी समिति की जो गुप्त समिति का मतलब स्थापित किया गया था। किसके नाम से, तो कार्बोनरी नाम से। तो समिति की बैठक रात में होती थी और देश के सभी मुख्य नेताएं इन समिति के सदस्य बन गए थे। कार्बोनिया के जो मुख्य उद्देश्य थे, यानी कार्बोनिया जो थी उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो विदेशियों को इटली से बाहर निकालना तथा वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना, और इटली का एकीकरण में कार्बोनी का महत्वपूर्ण स्थान था। यानी पूरी तरह से ये मतलब कार्बनी तो इसी को मतलब ये पूरा मतलब महत्वपूर्ण स्थान इसका यही था कि इटली से मतलब जो विदेशी जो थे इटली से बाहर उसको निकाल देना था और वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना था। तो इसके लिए ये मतलब एकीकरण के लिए इसके प्रमुख, तो देखिए सबसे पहले एकीकरण करने के लिए जो मतलब मेदिनी नामक जो व्यक्ति था उसी ने ये योगदान दिया था। सबसे पहले मेदिनी ने स्टार्ट किया था। उसके बाद कैवूर ने था जो मतलब जो पिडमॉन्ट के शासक इमोनुअल द्वितीय जो थे, कैवूर उनका प्रधानमंत्री था। उसके बाद दूसरा वो उसने योगदान दिया था और तीसरे गैरीबाल्टी ने किया था। तो मैं सीरियल वाइज अभी सारा बताती रहूँगी तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेजनी का योगदान, यानी उसने इटली के एकीकरण के लिए मेजनी ने मतलब क्या क्या कार्य किए तो उस बारे में स्टार्ट करते हैं। तो जिस समय कार्बोनरी समिति राष्ट्रीय एकीकरण में प्रयासरत थी उसी समय इटली की राजनीति में मेजनी नामक देशभक्त का उदय हुआ था। यानी मेजनी उस समय आया हुआ था, तो जिसमें इटली के एकीकरण के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। यानी पूरी तरह से उसने इटली के एकीकरण के लिए पूरी तरह से इसने सहयोग दिया इटली के एकीकरण के लिए, और वह कार्बोनरी के सदस्य रह चुका था। यानी वो जो मतलब उसका जो कार्य हुआ था अभी मैंने पीछे जो पूरा बताया है तो उसी का वो सदस्य रह चुका था। 1830 ईस्वी में उसने इटली राज्यों में होने वाली क्रांतियों का नेतृत्व किया था। यानी जो फ्रांस की क्रांति 1830 ईस्वी में हुई थी जिसमें, तो उसका भी मतलब अन्य देशों पर प्रभाव पड़ा था। तो इटली भी उस राज्यों में मतलब उन देशों में इटली भी शामिल था। तो जो उसमें क्रांति हुई थी 1830 ईस्वी में उसका नेतृत्व किसने किया था, तो ये मेजनी ने किया था। तो उसने इटली की जनता को संदेश दिया और राष्ट्रीय जीवन की चेतना जागृत की। 1830 तक मेजनी ने एक निष्कर्ष निकाला और उस निष्कर्ष के रूप में दो चीजें निकल जाती हैं। तो वो दो में सबसे ये था कि उसने ये कहा था कि इटली का सबसे बड़ा शत्रु ऑस्ट्रिया है। देखिए याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ऑस्ट्रिया की बात हो रही है। ऑस्ट्रिया तो एक महाद्वीप हो जाएगी जो अलग उसमें पड़ जाता है, ये ऑस्ट्रिया जो है ये यूरोप में पड़ता है। तो इटली का सबसे बड़ा शत्रु कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। यानी ऑस्ट्रिया था उसी के सबसे ज़्यादा मतलब संघर्ष उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो एक दूसरा पॉइंट क्या था, तो एकीकरण को पूरा करने के लिए कार्बोनरी अपर्याप्त था। सेकेंड पॉइंट इसकी ये हो जाती थी।
तो इन निष्कर्षों के आधार पर मेजनी ने युवा इटली नामक दल का गठन किया था। देखिए किस नामक मतलब किसका गठन किया था, तो किस दल का गठन किया था, तो उस गठन की बात की जाए तो उसने युवा इटली यानी युवा इटली नामक दल का गठन किया था। तो उसने इटली वासियों को समझाया कि बनावटी राजनीतिक सीमाओं के द्वारा हमारे देश के टुकड़े कर दिए गए हैं। यानी जो पूरी तरह से ये जो बाहर के देश थे वो सिर्फ बनावटी की तरह जो राजनीति थी वो उन्होंने मतलब राजनीति तो जो होती है उसमें नहीं ना करके बल्कि एक तरह से बनावटी सीमाओं की तरह लेके पूरी तरह से तो उसको मतलब टुकड़ों में कर दिया था। किंतु इटली एक राष्ट्र है, उसमें एकता है। उस एकता को जीवित रखने के लिए इटली को हर नागरिक का कर्तव्य है। मतलब ये इटली के एकीकरण करने के लिए जो इटली के जितने भी मतलब जितने भी वासी इटली वासी हैं, तो जितने भी देशवासी पूरे थे इटली के, तो उनका मतलब ये कर्तव्य है कि वो इटली के एकीकरण के लिए सहयोग देंगे। मतलब इटली मतलब मेजनी ने ये पूरे इटली जितने थे इटली के लोग थे उनको समझाया। तो मेजनी का क्या कथन था कि उसने कहा था कि जब तक कार्य और उद्देश्य अलग अलग हैं तब तक सफलता अनिश्चित है। यानी अगर कार्य दूसरी तरफ जाए और उद्देश्य उनका दूसरा रहे तो तब तक असफलता अनिश्चित है। तो उसने आगे भी ये स्टार्ट किया था। तो 1848 की क्रांति के संपूर्ण यूरोप के महाद्वीप को प्रभावित था। तो उसके बाद इटली वासियों को समाचार प्राप्त हुआ कि मेटरनिख पराजित हो गया। तो उसने मेजनी के नेतृत्व में सफलता की घोषणा कर दी। यानी मेटरनिख जब पराजित हो गया था तो उसने मेजनी के नेतृत्व में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। मेजनी ने पोप की राजधानी में रोम में गणतंत्र की घोषणा कर दी थी। यानी देखिए मेजनी ने मतलब तब इससे क्या पता चल जाता कि जो मेजनी था वो रोम का मतलब रोम के प्रति था, ना कि पोप की तरफ से। तो जब मेजनी मतलब पोप की राजधानी में गणतंत्र रोम की गणतंत्र की घोषणा कर दी थी। किंतु फ्रांस के राष्ट्रपति लुई फिलिप, यानी अगर लुई फिलिप का आ जाए या नेपोलियन तृतीय का आ जाए, तो अगर एग्जाम में लुई फिलिप भी करके आता है तो ये लुई बोनापार्ट जो मतलब नेपोलियन बोनापार्ट था उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। लुई नेपोलियन के या नेपोलियन तृतीय होते हैं वही हैं। तो नेपोलियन तृतीय ने सेना भेजकर पोप की सहायता की और मेजनी पराजित हो गया था। देखिए यहाँ पे तो मेटरनिख पराजित हो गया था। तो पराजित होने से मेजनी ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। लेकिन जब यहाँ पे देखा कि मेजनी जो था वो पोप की राजधानी पर रोम की गणतंत्र की घोषणा कर दी, तो नेपोलियन तृतीय को नहीं रह गया था। तो वो उसने सेना भेजकर पोप की सहायता की और मेजनी को पराजित कर दिया। और जब मेजनी पराजित हो गया था तो वो स्विट्जरलैंड भाग गया था। तो यहाँ पर उनका मतलब मेजनी के जो योगदान की बात की जाए तो उसने ये अभी पूरी तरह से समझाया था इटली वासियों को क्या क्या मतलब ऑस्ट्रिया जो है इटली का सबसे बड़ा शत्रु है और आप लोगों को मतलब इसमें पूरी तरह से एकीकरण करने के लिए पूरा कर्तव्य है। तो इस वजह से अभी उसने यहाँ पे पूरी तरह से भी बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे वो हार गया था तो वो मतलब स्विट्जरलैंड भाग गया था। तो वहीं पर स्टार्ट होता है कैवूर का योगदान। तो कैवूर के योगदान की बात की जाए तो ये कौन था, तो कैवूर जो था वो मतलब विक्टर इमैनुअल का द्वितीय का जो था उसका प्रधानमंत्री था। तो देखिए इटली के राज्य पिडमांट के शासक विक्टर इमोनियन कांड की यह इच्छा थी कि इटली का एकीकरण पिडमांट के नेतृत्व में पूरा होना चाहिए। यानी विक्टर इमोनियल द्वितीय जो था तो वो कहाँ का शासक था, तो पिडमांट का था। तो पिडमांट का शासक तो उसकी मतलब यह इच्छा थी कि इटली का जो एकीकरण हो वो उसके नेतृत्व में ही पूरा होना चाहिए। तो उसने अब प्रधानमंत्री कैवूर को भी यह विचार था, यानी उसका प्रधानमंत्री जो कैवूर था उसका भी यही विचार था। तो कैवूर राजतंत्र का समर्थक, कूटनीतिक और दूरदर्शी नेताओं में से था। तो इटली के एकीकरण में उसने निम्नलिखित कार्य किए थे। तो सबसे पहले उसका कार्य क्या था, तो सर्वप्रथम कैवूर का ध्यान इटली की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए आकर्षित हुआ। यानी इटली की जो मतलब समस्या थी उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए, यानी ये ना हो कि किसी को ना पता चले, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उठाने के लिए पूरी तरह से समस्या को आकर्षित किया। और क्रीमिया के युद्ध में उसे अवसर प्राप्त हो गया था। यानी क्रीमिया का युद्ध जो नेपोलियन की फॉरेन पॉलिसी भी मैंने इसको डिस्कस कर दिया था, लेकिन इसके मैं पूरा अलग से टॉपिक बनाऊंगी क्योंकि एग्जाम में खासतौर से BA सेकेंड ईयर के एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस पर मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगी। तो क्रीमिया के युद्ध में उसे अवसर प्राप्त हो गया था। क्रीमिया युद्ध में टर्की की समस्या तथा चर्च का प्रश्न संबंधित था।
यानी क्रीमिया युद्ध हुआ क्यों था, तो उसके दो ही सबसे बड़े कारण थे। तो टर्की की समस्या थी और चर्च का जो प्रश्न था, यानी चर्च को लेकर वहाँ पे जो बहस होती रहती थी उससे संबंधित था। ये दो वजह से क्रीमिया का युद्ध हुआ था। तो इटली ना तो फ्रांस इटली ना तो फ्रांस मतलब ना तो फ्रांसी था, फ्रांस नहीं, इटली ना तो फ्रांस, ना ही रूस और ना ही इंग्लैंड। फिर भी मतलब यानी इटली का मतलब कोई शत्रु नहीं था। इटली किसी का मतलब इटली वासी जो थे किसी के शत्रु नहीं थे। तो यहाँ पे मैं शत्रु लिख दे रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मतलब इटली जो इटली वासी थे वो ना तो मतलब शत्रु ना तो फ्रांस के ही थे, ना तो रूस के थे और ना ही इंग्लैंड के थे। फिर भी फिर भी मतलब कैमूर ने इस युद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस और टर्की के समर्थक में अपनी सेना भेजकर महान दार्शनिकों का परिचय दिया। यानी पूरी तरह से उसने या शो ऑफ कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन उसने यहाँ पे मतलब जो इंग्लैंड, फ्रांस और टर्की के समर्थक में मतलब कोई तो इटली का कोई मतलब शत्रु तो नहीं था। फिर भी ये जो मेजनी ने कैमूर ने उसकी मतलब समर्थन के लिए उसको मतलब अपनी सेना भेज दी थी और यही सेना भेजकर उसने महान दार्शनिकों का परिचय दे दिया था। तो यानी वो मतलब महान दार्शनिकों में शुमार हो गया था। तो ये देखिए सेकंड पॉइंट क्या होता है, तो कैवून ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध 31 जुलाई 1858 में फ्रांस को सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ एक समझौता किया था, जिसमें नेपोलियन तृतीय ने इटली को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सैनिक सहयोग का वचन दिया था और कैमूर की यह महान सफलता थी। और देखिए थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड पॉइंट में 1858 में ऑस्ट्रिया व पिडमॉन्ट के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो युद्ध प्रारंभ हो गया था, तो नेपोलियन तृतीय के साथ में उसकी अपनी सेना के साथ यानी पिडमॉन्ट की सहायता की है। यानी नेपोलियन तृतीय ने किसकी सहायता की थी, तो पिडमॉन्ट की सहायता की थी। और यहाँ पे 1858 में ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट के बीच में युद्ध हुआ था। तो इसकी सहायता नेपोलियन थर्ड ने किसकी किसकी ओर की थी, तो पिडमॉन्ट की ओर की थी, ना कि ऑस्ट्रिया की ओर की थी। तो इस युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हो गया था। लोम्बार्डी का प्रदेश ऑस्ट्रिया से छीन लिया गया था। यानी लोम्बार्डी जो था अभी तक किसके कब्जे में था, तो ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। लेकिन नेपोलियन तृतीय ने पिडमॉन्ट की सहायता की थी। इस वजह से जब दो लोग एक तरफ हो गए थे तो ऑस्ट्रिया हार गया था और लोम्बार्डी प्रदेश भी जो कि उसके कब्जे में था अब उसे छीन लिया गया था। तो चौथा पॉइंट ये था कि इटली के मतलब मध्य में परमा, मेडिनी, टुस्कने राज्यों की जनता में पिडमॉन्ट के साथ रहने की इच्छा प्रकट की। कैवूर के प्रयासों के फलस्वरूप मार्च 1860 में इन प्रदेशों में जनमत कराया गया। बहुमत के आधार पर राज्यों का एकीकरण करके उत्तर मध्य इटली का निर्माण किया गया। यानी उत्तर मध्य इटली का अब निर्माण कर दिया गया था। तो दुर्भाग्यवश की बात की जाए तो यहाँ पे 6 जून 1861 ईस्वी में कैमूर की मृत्यु हो गई थी। यानी अभी तो कार्य स्टार्ट हुआ था पूरी तरह से, उसने अभी किया था, लेकिन वहाँ पे उसकी 6 जून 1861 ईस्वी में यानी 1861 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के समय वेनेशिया और रोम को छोड़कर शेष संपूर्ण इटली का हो चुका था। यानी पूरी तरह से सिर्फ यही दो चीज़ थी, वेनेशिया और रोम को छोड़कर बकिया सब इटली के एकीकरण में आ चुका था। मरते समय कैवूर ने कहा था, जब अब सब सुरक्षित है, इटली का निर्माण हो चुका है। तो गैरिबाल्टी का अब योगदान होता है। जब यहाँ पे कैवूर की मृत्यु हो जाती है तो अब उसके आगे गैरिबाल्टी मतलब स्टार्ट करता है, तो उसका क्या योगदान रहता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सिसिली व नेपल्स राज्यों की जनता में भी विद्रोह कर दिया और गैरिबाल्टी नामक नाविक योद्धा ने अपनी लाल कुर्ती सेना के साथ वहां की जनता को पूरा सहयोग दिया। फलस्वरूप उत्तर दोनों राज्यों को भी इटली में मिला दिया गया। इटली को संपूर्ण इस समय बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का भी एकीकरण का अभियान चल रहा था। यानी इसी समय देखिए दो मतलब एकीकरण की बात की जाए तो इटली भी था और जर्मनी भी था। तो इटली में देखिए मेजनी थे, कैवूर थे, गैरिबाल्टी थे, ये तीनों लोगों ने मिलकर ये पूरा योगदान दिया था, जिससे पूरी संपूर्ण रूप से इटली का एकीकरण हो गया था।
लेकिन जर्मनी की बात की, जर्मनी में भी एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में ये मतलब जर्मनी के एकीकरण हो रहा था, तो वहाँ पे भी अभियान चल रहा था। तो 1866 में सोडोवा का युद्ध में प्रशा और पिडमांट की सेनाओं ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया था। तो देखिए उससे पहले ऑस्ट्रिया और पिडमांट के मतलब युद्ध चल रहा था, जिसमें नेपोलियन तृतीय ने मतलब साथ दिया था पिडमांट का, और ऑस्ट्रिया पराजित हो गया था। लेकिन वो युद्ध हुआ था 1858 में। लेकिन 1866 में जो सोडोवा का युद्ध हुआ था, उसमें प्रशा और पिडमांट एक तरफ थे और ऑस्ट्रिया अलग था। देखिए उसमें जो हुआ था, तो पिडमांट और नेपोलियन थर्ड एक एक पास थे, और ऑस्ट्रिया का पराजित हो गया था। और इसमें प्रशा और पिडमांट एक पास है, यानी अब नेपोलियन की जगह प्रशा आ गया, समझ लीजिए एक तरह से। तो वहाँ यहाँ पे भी ऑस्ट्रिया पराजित हो जाता है, और विनेशिया के प्रदेश पिडमांट के पास प्राप्त हो जाता है। यानी विनेशिया का प्रदेश और जो लोम्बार्डी का प्रदेश था, तो 1858 में उससे छीन लिया जाता है जब ये हार जाता है। तो अब ये 1868 में जब ये हार जाता है, तो विनेशिया का प्रदेश भी इससे छीन कर पिडमांट के को प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार 1870 ईस्वी में फ्रांस व प्रशा का युद्ध आरंभ हो जाता है। तो अवसर का लाभ उठाकर इटली के सेनाओं ने रोम पर अधिकार कर लिया, यानी सिर्फ रोम और विनेशिया बचा था, जो कि विनेशिया पर भी उसने मतलब अधिकार कर लिया। अब बचा था सिर्फ एक, रोम। तो रोम पर जब ये देखा कि प्रशा और फ्रांस में जब युद्ध चल रहे हैं, तो इटली के सेनाओं ने मतलब ये अवसर पा गया था, ये अवसर मिलते ही उसने रोम पर अधिकार कर लिया था। इसके साथ ही इटली का एकीकरण पूरा हो गया था, यानी अब पूरी तरह से दो चीज़ बची थी, विनेशिया जो कि 1866 में ये भी मिल गया था, और ये मतलब प्रशा और फ्रांस की जब लड़ाई हो रही थी, तो उसमें मतलब रोम अवसर पाकर रोम पर भी अधिकार कर लिए थे। तो संपूर्ण रूप से एकीकरण इटली का हो चुका था। तो इटली की मतलब रोम को इटली की राजधानी बनाई गई थी, यानी जो रोम को इटली की राजधानी बनाई गई थी। और 1856 में कैबून ने कहा था, मुझे विश्वास है कि एक इटली स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा और रोम ही उसकी राजधानी रहेगी। तो यहाँ पे पूरी तरह से इटली का एकीकरण हो जाता है, और गैरिबाल्डी का योगदान एग्जाम में बहुत अलग से टॉपिक इसकी पूछी जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा और चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।